नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। एक भाषा के तौर पर हिंदी का लंबा सफर रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है और लंबा इतिहास नहीं बल्कि एक समृद्धशाली उपलब्धियों भरा एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों में हर बार हिंदी ने अपने आप को और ज्यादा मजबूत करके पेश किया है। बदले हुए दौर में, कहा जाए इस तकनीक के दौर में भी हिंदी के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं। लोग हिंदी को इंग्लिश के तरीके से कहना शुरू कर चुके हैं। कहते हैं कई प्रकार के ऐसे शब्द जुड़ रहे हैं जो हिंदी की मूल भावना को कहीं ना कहीं आहत करते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हर भाषा के सामने अपने मूल स्वरूप को बनाए रखना बदलते परिवेश में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हिंदी के साथ इस वक्त किस प्रकार की एक उठापुठा कह सकते हैं या हलचल कह सकते हैं वो चल रही है, और इन चुनौतियों से हिंदी कैसे आगे निकलेगी एक भाषा के तौर पर और अपने मूल स्वरूप को बनाए रख के आगे बढ़ेगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह, आप लेखक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं राजेश रंजन जी, आप आईटी एक्सपर्ट हैं और हिंदी के मामले में, क्योंकि हिंदी का जो डिजिटल स्वरूप नजर आता है उसकी आप विशेषज्ञता रखते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से। और तीसरे खास मेहमान है हमारे साथ में प्रेमपाल शर्मा साहब, लेखक हैं, शिक्षाविद हैं और हिंदी को लंबे समय से उसके साथ में एक तरीके से वार्तालाप करते रहे, हिंदी को समझते और समझाते रहे। आपसे भी समझेंगे, आप तीनों खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, समझेंगे आखिर किस प्रकार से हिंदी का ये सफर अब आने वाले समय में तमाम चुनौतियों से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बड़े बाजार के तौर पर भी हिंदी को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन हिंदी बदल रही है, इस बात को बड़े स्वरूप में माना जा रहा है। किस प्रकार से हिंदी बदल रही है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ उन चुनौतियों से अवसर भी पैदा हुए, इस रिपोर्ट को देखिए। इस मुद्दे पर फिर अपने मेहमानों से खास बातचीत करेंगे। ये राइट हो या लेफ्ट, लेकिन बाहुबली ने रिटर्न किया है। ये न्यूज है यूजफुल, तो जॉब के लिए मैथ्स है सॉल्यूशन। ये भाषा है इंटरनेशनल और है राइट, लेकिन है मॉडर्न। अब शो ऑफ भी है हिंदी। ये कौन सी भाषा है? हिंदी में इंग्लिश या इंग्लिश में हिंदी का तड़का, ये तय करना मुश्किल है, लेकिन दिल मांगे मोर। दोस्तों से मिलने जुलने की नई चौपाल, फेसबुक पर दोस्तों से सुख दुख बांटें, वो भी हिंदी में। किसी मुद्दे पर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं और लाखों लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर इसकी आपको इजाजत देता है, वो भी हिंदी में। हाँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे हिंदी रेगुलर यूज़ करते हैं। जितने भी जो मतलब ऐप यूज़ करते हैं मोस्टली लोग करती हैं। देश में जल्दी ही इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा 45 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इस आंकड़े में हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। हिंदी में अब वेबसाइटों की कमी नहीं। हिंदी इतना बड़ा भूभाग पे बोले जाने वाली भाषा है, लगभग आधा भारत तो हिंदी बोलता है और बचा हुआ भारत हिंदी समझता है। तो इतनी बात है कि अगर इस देश में आपको कोई आइडिया आगे ले जाना है या इस देश में कोई आपको प्रोडक्ट ले जाना है तो वो हिंदी के बगैर बात नहीं बनेगी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिर्फ पिछले 7 दशकों की बात करें तो देश की सीमाओं से परे हिंदी का जो सबसे बड़ा राजदूत रहा है वो है हिंदी फिल्में। रैम्बो, खुश हुआ। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीकी देशों तक में फैले भारतीयों ने हिंदी का दामन थामे रखा है, तो फिल्मों ने इसे एक बड़ी छलांग दी है। पूरी दुनिया में फैले इन हिंदी वालों को भी जोड़ लें तो हिंदी समझने बोलने वालों का गैर आधिकारिक आंकड़ा 60 करोड़ तक जाता है। हिंदी टीवी चैनलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हिंदी अखबारों का दायरा बढ़ा है। हिंदी में डब्ड फिल्में ही नहीं, अनुवादित किताबों का क्रेज और चलन दोनों बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी में बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने एक नए आयाम के साथ में नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं। और इसी मुद्दे पे आज हम खास बात करें, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हमारे साथ तीन खास मेहमान लगातार बने हुए। प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी, आपको लगता है कि हिंदी को अंग्रेजी, जिसको वो एक नए शब्द के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे खतरा किस प्रकार से आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जो मूल स्वरूप है वो हिंदी का, उसके साथ तमाम चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और जो हिंदी है, जो परिष्कृत हिंदी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं खोती सी नजर आती है। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इस पर विचार करना चाहिए। भाषा की शुद्धता का आग्रह, मैं कहूँगा कि भाषा के विकास में बाधक है। इसलिए हिंदी शुद्ध तत्सम प्रधान होगी और उस पर
दूसरा कोई प्रभाव नहीं होगा, उस पर दूसरी भाषाओं का असर नहीं होगा, यह संभव नहीं है। तो ये बदलाव एक स्वाभाविक बदलाव है, ये हो नहीं तो है। यह एक स्वाभाविक विकास बदलाव है जी। लेकिन कुछ संस्थान, कुछ लोग जानबूझकर अतिशय, जैसे अभी आप एक खबर दिखा रहे थे जी जी कि वो समाचार है DU लिखा हुआ है, वो हिंदी का समाचार है लेकिन DU लिखा हुआ है, जी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो जो दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आसानी से आ गए हैं, रच बस गए हैं, उन्हें अपनाना, हिंदी को जीवंत बनाना है, हिंदी को विस्तार देना है। लेकिन ऐसे शब्द जो हमारे बीच अभी घुले मिले नहीं हैं जी या इलीट क्लास के शब्द हैं, उनके जरिए हिंदी का एक खिचड़ी स्वरूप बनाना, मैं नहीं समझता कि यह हिंदी का स्वस्थ रूप होगा और उसका इससे स्वास्थ्य ठीक होगा। जी। हिंदी अगर फैल रही है तो अपनी ताकत से फैल रही है। हिंदी के पास एक बड़ा बाजार है, हिंदी के पास मनोरंजन की बड़ी दुनिया है जी। लेकिन हिंदी के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदी अभी भी बाजार की भाषा है, मनोरंजन की भाषा है, कविता कहानी और आलोचना की भाषा है। जी। हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बनी है, हाँ। शासन और प्रशासन की भाषा नहीं बनी है, इस सफर को हिंदी को तय करना, न्यायालय की जी, भाषा नहीं बनी है। इस सफर को तय करना हिंदी को भी बाकी है। प्रेमपाल शर्मा जी, आपको लगता है कि हिंदी चूंकि इतनी मजबूत है, इतनी पुरानी है, इतनी व्यापक है कि इसमें समय काल परिस्थितियों के आधार पर जिस प्रकार के जो बदलाव या स्वरूप जो आते रहते हैं वो स्वतः समाहित हो जाएंगे और आने वाले समय में पुनः हिंदी अपने आप को एक बार से स्थापित करेगी, जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। आपको लगता है कि क्या इस प्रकार के विचार को मान लेना ठीक है या हमें थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है हिंदी के स्वरूप के लेकर? मुझे लगता है चिंतित होने की जरूरत है। 70 साल के बाद भी अगर वो हमारा आज़ादी का सपना इतना बिखर रहा है कि हम अपनी भाषा में कहने के लिए अंग्रेजी के DU लिख रहे हैं, आधी अंग्रेजी ला रहे हैं। क्या आपने अंग्रेजी के किसी अखबार में हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रचलन देखा है? दुनिया भर की किसी भाषा में? यानी कि आप हिंदी अखबारों के माध्यम से अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। और जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, एक आज़ाद राष्ट्र कि जब तक कामकाज और उसकी शिक्षा की भाषा विदेशी रहती है तब तक वो गुलाम ही माना जाएगा। आप इस पैमाने पर तोल के देखिए इसे। फिल्मों के बारे में सुनते हैं कि ओमपुरी, अमिताभ और 3 लोगों को छोड़ के सभी लोग अंग्रेजी में स्क्रिप्ट चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बैठे हुए हैं। जब 80 के आसपास में दिल्ली आया तो हमारे पास इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में लगभग 20% विद्यार्थी हिंदी माध्यम पढ़ने वाले थे। जी। आज शहर के किनारों पे बसे कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज से लेकर शिवाजी कॉलेज, वहां भी ये कहा जा रहा है कि आप अंग्रेजी माध्यम रखिए। मेरा जाना होता है जयपुर, भोपाल। सर, आप जिस चिंता को व्यक्त कर रहे हैं वो चिंता ये है कि वैश्विक स्तर पर संवाद की भाषा के तौर पर हिंदी स्थापित नहीं हो पाई। आज जब हम वैश्विक स्तर की चीजों में देखते हैं तो अंग्रेजी के लिए हमें उसकी शरण में जाना पड़ता है। लेकिन क्या ये हमारी ही खुद की कमी नहीं रही? लेकिन अगर कमी है भी तो उससे अब आगे निकलने का रास्ता क्या? रास्ता हमें वही रास्ता हमारा है कि अगर शिक्षा की भाषा में अपनी भाषाएं, यहाँ मैं हिंदी के लिए नहीं कह रहा, अपनी भाषाएं जैसी आनी शुरू हो जाएंगी और तुरंत उसको की जरूरत है तो पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। फिर वैसा नहीं होगा कि अखबार हमें अंग्रेजी सिखाने, हिंदी के अखबार और अंग्रेजी सिखाने क्यों करें। पहला कदम। दूसरा, सरकार को ये इसमें सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। नौकरियों की भाषा मैं बहुत संक्षेप में, यूपीएससी की क्लास 1 सर्विसेज में एक में ही कोठारी आयोग के बाद सिर्फ हिंदी माध्यम और भारतीय भाषा है। वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल, क्यों अभी तक? क्या वो लोग उन आदिवासियों के बीच अंग्रेजी से बात करेंगे? कर्मचारी चयन आयोग जिसमें 16 और 20 हजार के आसपास भर्ती होती है, उसके दोनों स्तरों पर लगातार अंग्रेजी में ही। लॉ कॉलेज, IIT, आप 70 साल तो व्यापक तौर पे हिंदी को इस्तेमाल करने और उस भाषा को अपनाने की जरूरत है। अगर अगली पीढ़ी तक आप उस भाषा को नहीं ले पाए तो भाषा सूख जाएगी, उसमें अंग्रेजी आ जाएगी। बिल्कुल, उसको सूखना नहीं देना, उसको हरियाली बनाए रखना। राजेश जी, आपको लगता है कि आज के तकनीक के युग में
हिंदी को एक तरीके से समागम करके और उसका जो एक संगम निकल के आया है, जिसको डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी की उपस्थिति मौजूदगी के तौर पे देखते हैं, वो कितनी मजबूत है, सशक्त है और आने वाले समय में और ज़्यादा किस तरह से हम उसे मजबूत होते नजर देख रहे हैं। क्योंकि कंटेंट के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकसित होते कंटेंट के तौर पर हिंदी एक भाषा के तौर पर स्थापित हुई है डिजिटल दुनिया में। जी हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही है कि हम हिंदी के कंटेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इसकी जनसंख्या की बात है उस स्थिति में देखें तो काफ़ी कम है। 0.01% डिजिटल कंटेंट हिंदी में है। आप विकिपीडिया पर आर्टिकल्स आलेखों की बात करें तो 50 भाषाओं के बाद हिंदी का स्थान आता है, जो कि समुदाय केंद्रित आलेख होते हैं। ज़्यादातर लोग कम्युनिटी बेस्ड आर्टिकल लिखे जाते हैं। एक वॉलंटियर कोई भी विकिपीडिया पर अपने आलेख डाल सकता है। वहाँ पर हमारी भाषा की स्थिति 50 के बाद आती है। आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी भाषाओं की स्थिति हमसे बेहतर है, जो विकिपीडिया समुदाय के द्वारा चलता है, कम्युनिटी के द्वारा चलता है, जिसमें किसी सरकार का योगदान नहीं रहता है, सारे वॉलंटियर ही लिखते हैं आलेख। तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूटते भी दिखते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश और इसकी बात है तो कभी कभी मुझे लगता है कि इससे इंग्लिश को भी चिंता की जरूरत है। जब 50 करोड़ से ऊपर आबादी के लोग ये मिक्स लैंग्वेज बोलेंगे तो हिंदी ही नहीं, अगर जैसी चिंता हिंदी के लोग कर रहे हैं वैसी चिंता इंग्लिश के लोगों को भी करनी चाहिए कि हमारी भाषा के शब्द भी वहां पर जाएंगे। आज 10 शब्द ऑक्सफोर्ड को लेना पड़ सकता है, कल हो सकता है कि 1000 शब्द अपनी डिक्शनरी में हर साल उनको जोड़ना पड़े। जी, तो ये अपने आप में एक तरीके से चीजें हो सकती हैं। कुपेश्वर सिंह जी, आपको लगता है कि हिंदी के साथ में एक अच्छी खूबी ये है कि एक अन्य भाषाओं या शब्दों के साथ में सामंजस्य बड़ा बेहतरी से बना लेती है? जी जी। तो कम से कम ये सुगमता हिंदी के साथ है कि जिस प्रकार के बदलाव, जिस प्रकार की चुनौतियों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें खरी उतर के अपने आप को पुनर्स्थापित करने की एक गुंजाइश, संभावना या शक्ति कम से कम हिंदी के अंदर है। ये आप सही कह रहे हैं कि हिंदी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम भी बड़ा। हाँ, वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को समाहित करने में आगे रही है और अपना हाथ फैला करके उनका स्वागत करती है। जी, हमारी जो चिंता है वो ये कि हिंदी जब तक ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बनेगी, न्यायालय की भाषा नहीं बनेगी और प्रशासन की भाषा नहीं बनेगी, यानी जब तक आप उसे सम्मान से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक जी जो भारत के लोग हैं उनके भीतर जो अंग्रेजी पढ़ने की ललक है या अंग्रेजीदा कहलाने की ललक है, जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन की हमारी चेतना के विपरीत है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था कि आजाद देश की एक अपनी भाषा होगी, जी, स्वराज और सुराज 2 शब्द थे। जी, स्वराज तो आ गया, अपने लोग शासन कर रहे हैं, हम सभी हैं, जी, लेकिन जो सुराज था, सुराज को आना था जिस तरह से अपनी भाषा के जरिए, वो नहीं आया। सुराज आएगा तब जब हम अपनी भाषा में, अपनी जुबान में और अपने लोगों का काम करेंगे। जी, यानी 2 भारत नहीं होंगे। दिनकर ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था एक कविता के जरिए, संक्षेप में सर। उन्होंने कहा था कि अटका कहाँ सुराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। तो ये जो भाषा की वेदना है जी, कि एक अंग्रेजीदा वर्ग है और एक अंग्रेजी नहीं जाने वाला हीनता ग्रंथि का शिकार होता हुआ व्यापक वर्ग है, और जो एक तरह से शासित वर्ग है और शासक वर्ग अंग्रेजी के साथ है। जी, तो इन दोनों का जो अंतर्विरोध है और दोनों का जो टकराव है, वह किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, और उस टकराव से आगे निकलने की जो स्थिति परिस्थिति है उसको कहीं ना कहीं लाना होगा। और हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हिंदी अगर आपकी भाषा है तो आपको अपने आप में अपमानित सा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास गर्व करने के बहुत से मौके हैं। क्योंकि आज के तमाम ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे तमाम फैक्ट और फिगर्स हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि एक बाजार के तौर पर हिंदी एक भाषा के तौर पर न जाने कितने नए नए आयामों को छू रही है और नए संभावनाओं के द्वार खोल रही है। इस विषय पर आगे हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।
मेरी बेटी को शिक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह इस महीने की 15 तारीख तक अपना अग्रिम कर देना न भूलें। वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग। अरे सर जी दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज आरआर का बेल डू दी अकलमंद थिंग। अजी इसमें है यूसीटी टेक्नोलॉजी। सेफ्टी है वर्ल्ड क्लास तो सब टेंशन फ्री। अब वेले हुए हम नो मोर डिंग डोंग डिंग। सो चूज आरआर का बेल डू दी अकलमंद थिंग। चूज आरआर का बेल डू दी अकलमंद थिंग। 1 2 3 4। ये काम के समय गिनती किस लिए? कोई खास बात है का? हाँ है ना, अपने महात्मा गांधी नरेगा में अब बहुत से नए काम जुड़ गए हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग और वृक्षारोपण, जैसे मुर्गी और बकरी पालने के लिए शेड बनाना और मछली पालन। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई जैसे और भी कई काम। तो खास बात हुई ना। बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। धन्यवाद मेरी बेटी को शिक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह इस महीने की 15 तारीख तक अपना अग्रिम कर देना न भूलें। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी एक भाषा के तौर पर उसके सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे इस विषय की चर्चा जारी रखते हैं। प्रेमपाल शर्मा जी, आपको लगता है कि दुनिया के 50 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हिंदी को पढ़ाया जा रहा है, तमाम ऐसे मुल्क हैं जहाँ से दुनिया के कोने कोने से छात्र आते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी सीखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से जिन चुनौतियों का जिक्र हम हिंदी भाषा के तौर पे सामने कर रहे हैं वो एक अवसर के तौर पे भी नज़र आ रही है? आज दुनिया हिंदी की ताकत को समझ रही है, पहचान रही है। नहीं, मैं भी उसी बात पे आना चाहता हूँ कि तस्वीर का एक बहुत अच्छा पक्ष है जी। इतने बड़े देश में आप कभी भी जाइए, कार चलाने वाले ड्राइवर का जो गाने चल रहे होंगे, आप गुजरात में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, अधिकांशतः हिंदी नजर हिंदी गाने होंगे एक से एक अच्छे। यानी वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, जन भाषा की जो ताकत है, और वो पिछले 7 दशक में भी कम नहीं हुई। और एक आंकड़ा कहता है शायद 77% के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो फिल्मों ने जनता की ताकत, जनता की भाषा को। लेकिन यही जन भाषा जब विश्वविद्यालयों की देहरी तक पहुंचती है तो उसके पढ़े लिखे लोग उसे हटा देते हैं। जब ये सचिवालय की देहरी पर पहुंचती है तो वहां सिर्फ दीवार पर तो लिख दिया जाता है कि अपनी भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यानी कितनी दीवारों पर ऐसी इबारतें लिखी होंगी, लेकिन अंदर उनके फाइलें बड़े बड़े जो हिंदी से पढ़े लिखे हैं। आप समझ गए ना, ये एक ऐसी गुलाम मानसिकता है, और मुझे लगता है इसे बदलने में भी देर नहीं लगेगी, विशेषकर जबकि इस समय जो सरकार है। और याद कीजिए उस प्रधानमंत्री के भाषणों को जो देश भर में, जो केरल के तट पर थे, तमिलनाडु में थे, मैं इसमें भाषा की बात कर रहा हूं, किसी राजनीति की नहीं, जो संवाद अपनी भाषा में होता है, जनभाषा में होता है, यही गांधी जी के साथ था।
और यही उन दिनों कन्हैयालाल के एम मुंशी के साथ था। आप समझ गए ना, उस ताकत को छोड़ के आजादी का इतना सुनहरा सपना हिंदुस्तानी अपनी भाषा होगी, वो हमने पता नहीं कहां खो दिया। उम्मीद है कि शायद इन चर्चाओं से विश्वविद्यालयों में दोबारा से लौट के अपनी भाषा अगर आ गई तो शायद उस बहुत छोटी सी चीजें, शायद एक सोच पे थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है कि हम हिंदी को उसके महत्व के साथ उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और मुझे लगता है शुरुआत हो गई है। जी राजेश जी, आपको लगता है कि एक आंकड़ा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी के जानकारों या प्रशिक्षित लोगों की, स्किल्ड लोगों की जानकारी की जरूरत है, उतने लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि जो डिमांड है, जो भी चीजें चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी से जुड़ी हुई चीजें, उसको वहां तक उपलब्ध करा पाने के लिए जो स्किल्ड लोग हैं उनकी कमी है। आपको लगता है कि इस दिशा में एक बड़ा, एक तरीके से रोजगार के तरीके से भी चीजें नजर आ रही हैं? निसंदेह बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र है हिंदी में, जो लोगों से पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं। जी, अनुवाद का, तकनीकी अनुवाद का, मैं साहित्यिक अनुवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, तकनीकी अनुवाद के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोगों की कमी है और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे देने वाला काम है। इसमें करीब 4-5 रुपये प्रति शब्द की दर से लोगों को मिलते हैं, लेकिन ये आप भरोसा शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे आसपास चूंकि वैसे ही लोग हैं जो अपनी भरी पूरी नौकरी को उन्होंने पूरी तरह से छोड़कर इस फील्ड में आ गए हैं और 4-5 रुपये पर शब्द की दर से महीने के 1.5 लाख 2 लाख रुपए घर बैठे कमाते हैं। और शायद इतना अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में नहीं है, किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, तकनीकी अनुवाद के इतने डिमांड हैं, इतने मांग हैं जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं और जिसमें लोगों की काफ़ी कमी है। इसके कारण है, लोग एक तो यूनिकोड बेस्ड टाइपिंग वगैरह भी बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, दूसरे अनुवाद के कुछ टूल्स होते हैं, औजार होते हैं जिसके द्वारा उसके इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और नई तकनीक से परिचित नहीं है, जैसे यूनिकोड, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके स्टैंडर्ड, उसके मानक, कई तरह के काम हो रहे हैं। CDAC के द्वारा काम हुए हैं, TDIL के द्वारा काम हुए हैं, काफ़ी संख्या में वॉलंटियर ने लोगों ने काम किए हैं, रविकांत करुणाकर, रवि रतलामी वगैरह का नाम आप जानते होंगे। ये सब एक ढंग से हिंदी के आप कह सकते हैं कि जैसे कि शुरुआत के दौर में हिंदी के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी वगैरह ने काम किया, इन लोगों ने तकनीक को लाने में काम किया। जी, तो हम इन लोगों को शायद उतनी अच्छी तरह से जान भी नहीं पाए हैं और इन लोगों के काम को हिंदी समाज एक ढंग से पचा भी नहीं पाया है। और हमें जरूरत है कि हम इन लोग ऐसे तकनीक से जुड़े हुए चीज़ों को जानें और इसको समझें और नई मांग जो है, बाजार की जो नई मांग है, उसको कम से कम उसको समझें और इसमें जुड़ें, ताकि उन्हें पता चलेगा कि इस भाषा के आधार पर कितनी बड़ी कमाई हो सकती है। गोपेश्वर जी, आपको लगता है कि जिस संभावना का जिक्र राजेश कर रहे हैं, क्या एक छोटी सी ही छलांग की जरूरत है हिंदी जानने, समझने, बोलने और सीखने पढ़ने वाले लोगों के लिए कि साहब थोड़ी सी तकनीक सीखिए, आपके लिए कितनी संभावनाओं के द्वार मौजूद है, शायद छोटी सी जरूरत? ये इन्होंने बिल्कुल ये बात सही कही। भाषा के विकास के साथ और उस भाषा को बोलने वाले और बरतने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अपने समय की चुनौतियों से भी और तकनीक से भी परिचित होना पड़ता है। ये इनका कहना सही है कि हिंदी वाले जो नई तकनीक है, उस तकनीक के प्रति उन्हें जितना जागरूक होना चाहिए जी, उतना नहीं है। और वह एक क्षेत्र है जहां हिंदी के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, उस ओर उन्हें जाना चाहिए। मैं हिंदी के सामने जो चुनौती है और उस चुनौती के पार जो संभावना दिख रही है, उसकी ओर इशारा करना चाहूँगा। वो ये है कि इसका बाजार, इसके मनोरंजन की दुनिया इतनी फैल रही है और उसका इतना दबाव है कि मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि इस दबाव को, मैं जो कह रहा था कि ये ज्ञान विज्ञान और न्यायालय और प्रशासन में हिंदी का प्रवेश अभी नहीं हो रहा है, ये क्षेत्र भी उस दबाव को झेल नहीं पाएंगे और अंततः इन्हें भी उस दबाव में आकर के हिंदी को अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जो कुछ क्षेत्रों में या हमारे देश के कुछ प्रदेशों में ये आशंका रहती है कि हिंदी अगर हम प्रशासन की भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो वे शायद बहुत सारे अवसरों से वंचित हो जाएंगे। मनोरंजन की दुनिया ने और बाजार की दुनिया ने उन्हें सहज बनाया है हिंदी के प्रति। आप दक्षिण भारत के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चले जाएं तो वो लोग हिंदी
लगभग बोलने लगे हैं और लगभग समझने लगे हैं। समझते तो हैं ही कम से कम। अब धीरे धीरे जो है ये सहजता जैसे जैसे उनकी बढ़ेगी जी, तो 1949 में जो हिचक थी वो हिचक धीरे धीरे गायब होगी और हिंदी सहज रूप से स्वीकारी होगी जी। ये मैं सपना देख रहा हूँ और ये संभावना भी देख रहा हूँ। संभावना को देख रहे। प्रेमपाल शर्मा जी, आपको लगता है कि चूंकि अपने आप में हिंदी आने वाले समय में और ज़्यादा एक मजबूत होकर निकलेगी, जिस प्रकार से युवाओं में उसको समझने को, उसको आत्मसात करने की एक ज़रूरत है, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अगर काम किया जाए तो शायद और बेहतर नतीजे हमको देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 3 साल के अंदर ही मैं देख रहा हूँ कि एक पूरी पीढ़ी ईमेल और जो जैसा कि राजेश रंजन ने बताया वो लगातार उस पर आ रही है, वेबसाइट नई नई आ रही है और शायद लगता है वो जिस छलांग की उम्मीद थी कि जो बुनियादी काम हमारे फिल्मों ने, अखबारों ने और दूसरे विमर्शों ने किया, अब वो वहाँ पर इस तकनीक की मदद से, और शायद मुझे लगता है कि वाकई एक असली लोकतंत्र सामने आएगा। असली लोकतंत्र है कि जो जनता की भाषा में आप अपना संवाद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं। तो शायद लगता है ये तकनीक हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी हिंदी को लाने में। बिल्कुल, और हमें लगता है कि इसको वरदान के तरीके से ही मानना चाहिए, क्योंकि तकनीक का जो सदुपयोग है, उपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग है, वो हर चीज को आगे ले जाता है। और मैं एक चीज की अंग्रेजी का विरोध वाला जो है ना, उसे अब हटाने की जरूरत है। उसके साथ विकास करने की बहुत गुंजाइश बचती है, हिंदी के लिए भी, अंग्रेजी के लिए, क्योंकि बहुत अपार संभावना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हिंदी अपने आप में स्वतः अभिव्यक्ति की एक भाषा के तौर पे है। अगर हिंदी भाषी इलाकों में आप जाएं तो वहाँ पे आम बोलचाल की, आम लोगों की भाषा है, क्योंकि सीधे दिल से निकलती है, दिल तक पहुँचती है। लेकिन हाँ, सरकारी कोशिशें भी करनी है इसको पुनर्स्थापित करने के लिए, बाजार की एक भाषा बनाने के लिए, लोगों के लिए रोजगार परक भाषा बनाने के लिए। तो वहीं समाज को भी खुले मन से हिंदी को अपनाने की ज़रूरत है, उस हिचक को भी हटाने की ज़रूरत है जो शायद कहीं ना कहीं मनोभाव में रहती है कि हिंदी जानना शायद हमारे लिए, हमको समाज में कमतर स्थान देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अपार संभावनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि हिंदी में किस प्रकार की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। तो फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।